नमस्कार, जन टीवी के खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। नवरात्रि चल रही है, जगह जगह मां दुर्गा की पूजा और आराधना का दौर जारी है और देवी के इस स्वरूप को पूजने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। लेकिन नवरात्रि के खत्म होने के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर नारी का देवी स्वरूप मात्र देह होकर रह जाएगा। इस तरह के और आपराधिक मामले जो महिलाओं से जुड़े होते हैं, इनके आंकड़े लगातार बढ़े हैं, इसके बाद भी बढ़ेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये समाज के विचारधारा में नारी के प्रति ये दोहरा रवैया, ये दोगलापन क्यों? इस पर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान यहां से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। नारी तू नारायणी, अर्थात नारी तुम ही देवी स्वरूपा नारायणी हो। तुम ही माँ दुर्गा और अन्न प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा हो। तुम कला में निपुण सरस्वती और घर को समृद्ध करने वाली लक्ष्मी हो। क्रोध में तुम काली और प्रेम में राधिका हो। तुम ही संसार के समस्त रंग, रूप, रस, आकार, प्रकार, गंध, स्पर्श, शब्द और संवेदनाओं को समेटे हो। भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय मानकर देवी का स्थान दिया गया। गृह स्वामिनी लक्ष्मी से लेकर कला में निपुण सरस्वती, अन्नपूर्णा और काली के रूप में उसके क्रोध को भी पूजा गया। स्त्री को संसार की धुरी मानकर उसे ही सृष्टि का केंद्र माना गया। यहाँ तक कि देवों ने भी नारी स्वरूप का आह्वान किया। शिव अगर संसार है तो शक्ति उस संसार को संचालित करने वाली ऊर्जा है। वो प्रेम की मिठास है तो क्रोध की वेदना भी। वो वात्सल्य की जननी है तो करुण संवेदना भी। धर्म शास्त्रों में नारी का ये महिमा मंडल सदियों से अंकित है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ नारी के प्रति भावों की गरिमा अब धूमिल होती जा रही है। नारी के प्रति सम्मान का भाव अब नवरात्रि जैसे त्योहारों तक ही सीमित है। तभी तो नवरात्रि में पूजी जाने वाली कन्याएं साल भर रेप, अपहरण और हत्या जैसी खबरों की पीड़िताएं होकर रह जाती है और आम स्त्रियों को कई बार इंसान तक नहीं समझा जाता। महानगरों में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती और ऊंचाइयां छूती नारी का एक वर्ग आज भी पीड़ितों की श्रेणी में आता है। स्त्री पर होते अत्याचारों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता दिखाई देता है, जो बयां करता है नारी की इस समाज में असल स्थिति और हकीकत। केंद्र के रूप में स्थापित स्त्री अब हाशिए पर है। उसके लिए कई कानून बने, लेकिन नतीजों में जो फर्क देखा गया वो अब भी काफी नहीं है। क्या स्त्री के प्रति समाज का घृणित स्वभाव, कमजोर मानसिकता और दोहरा रवैया आखिर कभी बदलेगा? इसका जवाब खुद समाज के पास भी नहीं है। बहरहाल शास्त्रों में भले ही नारी को देवी का दर्जा दिया गया हो, लेकिन वर्तमान में उसे देवी न सही, लेकिन कम से कम इंसान समझने की दरकार है। जरूरत है तो बुलंद आवाज के पीछे उस अनसुनी चुप्पी सुनने की। तो नवरात्रि पर देवी मंदिरों में भीड़ है, क्योंकि मौका है नारी के देवी स्वरूप के पूजन का। लेकिन नवरात्रि खत्म होते ही फिर खबरों में होगी नारी रेप, अपहरण, छेड़छाड़ या घरेलू हिंसा की पीड़िता बनकर। जी हाँ, शास्त्रों में भले ही नारी को देवी मानकर पूजा गया हो, भले ही नवरात्रि पर उसे शक्ति मानकर उसकी आराधना की जाती हो, लेकिन भक्ति का ये खुमार उतरते ही सामने आ जाती है हकीकत। हाँ, वही हकीकत जिसमें नारी देवी के सिंहासन से उतरकर कब देह मात्र रह जाती है पता नहीं चलता, और वो हकीकत जिसमें शामिल है महिला अपराध से जुड़े तमाम आंकड़े। ऐसे में अगर देश में होने वाले रेप की वारदातों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कड़े कानूनों के बावजूद रेप की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही। ये आंकड़े मखौल उड़ाते हैं कानून का और महिला सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों का, उनकी पोल भी खोलते हैं। आज हमारे साथ ये खास कार्यक्रम नारी में इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी एक बार मुलाकात करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शील धाबाई, जो पूर्व महापौर हैं भाजपा की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही निशा सिद्धू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही साथ डॉक्टर अनीता गौतम, जो मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और योगेंद्र शर्मा, जो न्यूज कोऑर्डिनेटर हैं जन टीवी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चारों मेहमान जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगी शील धाबाई जी से, जो भाजपा से जुड़ी हुई हैं। और बात अगर हम हिंदू संस्कृति की करें
और ना ही हिंदू संस्कृति बल्कि तमाम अगर संस्कृतियों को भी अगर मिला दिया जाए तो नारी का जो स्थान है वो शास्त्रों में शुरू से ही पूजनीय माना गया है। सालों हम प्राचीन काल से ही देखते आते हैं कि नारी का जो स्वरूप है वो देवी स्वरूप माना गया है और देवताओं ने भी उसका आह्वान किया है। लेकिन वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ साथ नारी की देवी से उतरकर जो स्थिति है वो हम सामने देख रहे हैं। क्या कुछ कारण आपको इसका लगता है? देखिए, सृष्टि की सृजनकर्ता नारी, जिसको देवी के रूप में हमेशा से हमारे संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में पूजा गया, उसको कई बार तो बराबर का दर्जा दे के दिया गया और कई बार मंदिरों में देवी के रूप में पूजा गया। जिस प्रकार से परिस्थितियां बदलती गई, नारी को बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन आज हम बात करें कि आजादी के बाद से नारी को जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, जिस प्रकार से सामाजिक जो चिंतन है, जो सामाजिक सोच है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। यद्यपि नारी ने अपनी तरफ से बहुत सार्थक प्रयास किए और बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी समय समय पर समाज के साथ में लड़ाई की और बुराइयों से लड़ने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे डाली। समाज में थोड़ा परिवर्तन आया, सती प्रथा पर रोक लगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सम्मान नारी को मिलना चाहिए था, चाहे वो समाज की बात करें, आर्थिक क्षेत्र में करें या राजनीतिक क्षेत्र में करें, वो सम्मान नारी को नहीं मिल पाया है। इसके पीछे मैं समझती हूँ कि जो पुरुष वर्ग की मानसिकता है वो इस बात को स्वीकार करता ही नहीं है कि नारी को ये हक मिले कि वो भी घर के डिसीजन ले सके या समाज में डिसीजन ले सके या राजनीतिक क्षेत्र में कोई अपना स्वयं का डिसीजन ले सके। मैं समझती हूँ कि जब तक इस मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक नारी को उचित स्थान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिले। आज भी आप देखिए कि जिस तरह से हमारे समाज में वर्गीकरण है, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर लीजिए, आज उनकी स्थिति क्या है। उसके कमोबेश हिंदू नारियों को फिर भी सम्मान है, लेकिन अगर हम नारी की समानता की बात करें, नारी वर्ग की समानता की बात करें, तो हम देखेंगे कि बहुत ही हमें विकृति देखने को मिलती है। यद्यपि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी आज उठकर आगे आई है, उन्हें भी एहसास हुआ है कि अन्य महिलाओं की तरह हमें भी अधिकार मिले जाने चाहिए, हमें भी 3 तलाक से मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। सरकार ने सार्थक प्रयास किया और उसका परिणाम भी नजर आया। लेकिन हम आज अगर ये चिंतन करें, सबसे बड़ी चिंतन की बात है कि जिस तरह से विकृत मानसिकता के जो पुरुष है, जिस तरह से वो बालिकाओं के साथ में 1 साल की बच्ची हो, 3 साल की बच्ची हो या प्रौढ़ हो, उनकी तरफ जिस तरह से उनकी मानसिक विकृति है और जिस तरह से उनकी कहना चाहिए कि शोषण किया जा रहा है। यद्यपि बहुत सारे कानून आए, कानून के बावजूद भी मैं समझती हूँ कि लोगों में भय नहीं है। अब इस पर हमें विचार करना होगा कि क्या सरकारें इसमें असफल हुई है नारी की सुरक्षा देने में। हमेशा वायदा किया गया है, क्या सरकार खरी उतरी है? लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद ही हम समझते हैं कि महिलाएं उतनी सुरक्षित नहीं है जितना होना चाहिए। हमें इस पर बहुत गहनता से विचार करना होगा। क्या हम स्वयं दोषी है या हमारे समाज दोषी है या सरकारें दोषी है? अगर हम विचार करें तो लगेगा कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम अपनी बेटियों को शिक्षा देते हैं कि आप समय से घर पर आ जाइए, लेट मत जाइए, लेकिन हम लड़कों पर रोक नहीं लगाइए। ये इतनी असमानता क्यों है? इन सब बातों पे अगर हम गौर करेंगे तो मैं कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि एक सामाजिक क्रांति का रूप लिया जाना चाहिए। तभी और जो अपराधी हैं, जो इसमें लिप्त हैं, चाहे वो बाल अपराधी हो या वो घर के वो परिजन, जो अपनों को ही, अपने परिवार की बेटियों को ही हवस का शिकार बनाते हैं, उनको किस तरह से समाज में या परिवार में ट्रीट किया जाना चाहिए। आज इस समय है कि हम इसको समय रहते इस पर विचार करें तो मैं समझती हूँ कि नारी की स्थिति में सुधार की तरफ एक छोटा सा कदम हो सकता है। जी बिल्कुल।
तो यहाँ पर तीन चीजें सामने आती हैं। पहली चीज तो ये, जैसा शील जी ने बताया कि एक पुरुष मानसिकता नारी की स्थिति का जो कारण है, एक वो रीजन हो सकता है। दूसरा, सामाजिक स्तर नारी का क्या है या समाज में क्या स्थिति, किस तरीके से उसे देखा जाता है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो निकलकर ये आता है कि नारी की खुद की भूमिका अपने स्तर को, अपनी स्थिति को और अपनी जगह को बनाने में। तो योगेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जुड़ूंगी, लेकिन चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है निशा सिद्धू जी, तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी निशा जी, क्योंकि समाज के धरातल पर आपने नारी की स्थिति को देखा है, बहुत करीब से आंकड़ों को आपने परखा होगा, क्या कुछ पाया है आपने? देखिए, ये बात सच है कि अभी बहुत बदलाव आए हैं औरतों की स्थिति में, लेकिन हिंसा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंसा कम नहीं हुई है। और जहां जहां उनको मौका मिला है औरतों को, तो उन्होंने अपनी दक्षता, अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए हम बहुत ईमानदारी से ये बात कह सकते हैं कि अगर उसको चंद्रमा तक जाने की जगह मिली तो वो वहां तक पहुंची है। उसको राजनीतिक क्षेत्र में अगर जगह मिली तो वो वहां तक गई है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कुछ राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक महिलाएं रही हैं। बेशक सामाजिक जो ताना बाना है वहां पे बदलाव ना के बराबर हुए हैं, या जो प्रयास हुए वो ना काफी हैं। बीच बीच में समाज सुधारक हुए, बहुत बड़े बड़े हुए, जिन्होंने समाज को एक दिशा दी है। सती प्रथा का जिक्र किया था, तो अभी भी उसके अवशेष बचे हुए हैं। अभी भी हर साल भादवा के महीने में मेला लगता है सती माता के नाम से, लोग वही जय जयकार करते हैं। तो वो जो अवशेष है उनको कैसे बदला जाए, उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत होती है। शील जी ने भी इशारा किया, वो कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं में कमी है। फिर संविधान के दायरे में हम अगर आ जाते हैं तो संविधान में बहुत सारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, वो एक नागरिक होने के चलते महिलाओं को भी उतने ही हैं, लेकिन ईमानदारी से उसकी पालना नहीं होती है। इसीलिए हम औरतें कहीं ना कहीं पिछड़ जाती हैं। इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी बेटी अपनी दादी, नानी, अम्मा से जो सीखती आती है वो भी उसी परिवेश में ढलती जाती है। तो वो सारा जो है, मुझे लगता है उस बदलाव की जरूरत है, तभी जाके कुछ सच में बदलाव आएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या परिवेश भी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्री की जो स्थिति है वो दो धड़ों में कहीं ना कहीं बटी नजर आती है। अगर हम शहरी तौर पर देखें तो हम उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारी रही हैं, नारी रह चुकी है, और इसके अलावा तमाम उच्च पदों पर आसीन वही नारी रह चुकी है। लेकिन अगर गांव या ऐसे पिछड़े इलाकों की बात करें तो वहां पर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की वो शिकार होती है, और उसका जो स्तर है वहां से अभी तक ऊपर नहीं उठ पाया। इससे पहले एक सवाल आया था पुरुष मानसिकता का, और दूसरी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि राजनीतिक रूप से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नारी की स्थिति को लेकर नहीं मिल पाया है। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि क्या वाकई पुरुष मानसिकता जिम्मेदार है नारी की समाज में इस स्थिति का? देखिए, मानसिकता का तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल है, और मैं तो ये कहूंगा कि इतिहास इस बात का गवाह है। हमने बहुत पढ़ा है बचपन में कि चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1857 के गदर में भी महिलाओं की क्या भूमिका थी। और इतिहास पढ़े वास्तव में लक्ष्मीबाई का, तो कहां से किस तरह से कब तक पहुंचा और कहां पहुंचना है, किस तरह से अंग्रेजों के साथ में संघर्ष किया, चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, महिलाओं के तीनों रूप में देखा गया है। और जहां अवसर की बात आई है अपनी छाप भी छोड़ी है, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे वो जयललिता हो या फिर वसुंधरा राजे हो, ममता बनर्जी हो, मायावती हो, आनंदीबेन हो, कोई भी हो, इंदिरा गांधी हो या फिर प्रतिभा पाटिल हो। क्या बड़ा सवाल यह है कि आज भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि मानसिकता जो हमारी है पुरुष प्रधान समाज की, वो बदली नहीं है अभी तक, और बदलेगी नहीं जब तक, मुझे लगता है, कितने सख्त कानून कर दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूंगा। निर्भया केस जब हुआ उसके बाद काफी कुछ ये लग रहा था कि आक्रोश जो लोगों का था वो निकल करके एक कैंडल के जरिए, मार्च के जरिए, अलग अलग जगह जहां वो अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, सड़कों पे निकल के आए। उनमें से किसी की भी कोई रिलेटिव नहीं थी निर्भया, लेकिन
एक आक्रोश जो अंदर था, घुटन थी लोगों के अंदर कि जिस तरह के अत्याचार, जिस तरह की महिलाओं के साथ न्यूसेंस हो रहा था, वो एक आक्रोश में तब्दील होकर के बाहर निकल करके आ रहा था। तो जो शील दवाई जी ने कहा कि क्रांति की आवश्यकता है, देखिए क्रांति के साथ साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक मेकर की भूमिका में महिलाएं नहीं बनेंगी, तब तक मेरा मानना है कि वो मानसिकता नहीं बदलेगी। आप कितने कठिन और कठोर कानून बना दीजिए। मैं थोड़ी देर पहले जन टीवी पे देख रहा था, थानागाजी के अंदर अप्रैल में एक घटना हुई थी, पूरे देश के अंदर उसने तूफान खड़ा किया। सेम घटना करौली में 2 दिन पहले हुई है। क्या वो ऐसे दरिंदों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? या तो हमारा कहीं ना कहीं को सिस्टम में लचर व्यवस्था है। जो स्लोगन है राजस्थान पुलिस का हो, चाहे कहीं पे भी इंडियन पुलिस का हो, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। क्या अपराधियों में डर होना चाहिए? क्यों नहीं हो पा रहा है? छोटी छोटी सी बच्चियां, अभी आपने एक सवाल खड़ा किया था कि 2 तरह की बातें निकल के आती हैं कि क्या वास्तव में पहनावा जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है? मैं नहीं कह सकता। 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, वो पहनावा कहां मायने रखते हैं? 70 साल की बुजुर्ग महिला को पहना उसका मायने नहीं रखता है। सजा, हम इसी की बात कर रहे थे कि पुरुष मानसिकता, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लगते ही रहे हैं कि जैसे आपने उदाहरण दिया कि एक बुजुर्ग महिला को जरूरत नहीं, या बच्ची का अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो बात उठती है वो मानसिकता को लेकर ही उठती है। योगेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अनीता गौतम जो मनोचिकित्सक है। मुझे लगता है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि क्या कुछ मानसिकता इसके पीछे काम करती है, क्योंकि हम जो स्थिति देखते हैं ये भी हमारे मन की आस्था है कि हम नारी को देवी के रूप में पूजते हैं, और ये भी एक विचारधारा है, ये भी एक मानसिकता है कि एक छोटी बच्ची से भी रेप का ख्याल किसी के दिमाग में कैसे आ सकता है। भारतीय संस्कृति को देखें, जब हम वेद पुराण पढ़ते हैं तो हमें नर और नारी को समान वो दिया गया है, समान प्रदान किया गया है, समानता दी गई है। उस समय में भी जो औरतें हैं वेद पुराण पढ़ती थी, पढ़ाती थी, सारे कार्य वही करती थी जो पुरुष प्रधान को, पुरुष समाज को दिए गए थे। धीरे 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 जब पुरुष प्रधान समाज, पुरुषों का उन्हें लगा कि नारी आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जब इंडिया के ऊपर विदेशों से आक्रमण हुए, मुगल आए, इन्होंने यहाँ पे भारत के अंदर औरतों पे अटैक किया, उन्हें अपने महल में लेके जाने पड़े, तब जाके ये पर्दा प्रथा आई। अगर हम पहले अपना देखें कि हमारे वेद पुराण में कहीं पे भी पर्दा सिस्टम नहीं था। पर्दा सिस्टम हमारे भारत के अंदर आया ही तब है जब भारत के ऊपर विदेशों से आक्रमण हुआ था, तब औरतों को पर्दे में रखा गया, कहा कि इनको बचाने के लिए रखा जा रहा है। पर धीरे 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 जो भारतीय समाज की मानसिकता थी कुंठित होने लग गई, औरतों को वो दबाने लग गए, औरतों से कि कई लोग कि हमारा वर्चस्व रहे, इसलिए ना तो उनको पढ़ने देने लगे, उनकी पढ़ाई रोक दी जाती थी, उनको घर का कार्य ही किया जा सकता था। 2 बांटों में समाज को बांट दिया गया कि जो आदमी है वो तो घर के बाहर काम करेगा, पैसे कमा के लाएगा, और जो औरत है वो घर का काम करेगी। पर घर का काम करेगी, घर से रिलेटेड जितने भी डिसीजन थे वो भी औरतें नहीं लेती थी। और विचारधारा जब औरतों को या लड़कियों को बड़ा किया जाता तो भी उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर ये बैठा दिया जाता था कि तुम्हें एक अच्छी बेटी बनना है, तुम्हें एक अच्छी बहन बनना है, तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनना है, तुम्हें एक अच्छी बहू बनना है, तुम्हारे जितने भी मन की इच्छा है उनको मार देना है, तुम्हें अपने मन से कुछ नहीं करना है। तुम एक अच्छी लड़की तभी कहलाओगी जब चुप रहोगी, शांति से हंसोगी, जोर से नहीं बोलोगी, ऊंची आवाज में नहीं बोलोगी, किसी के सामने नहीं बोलोगी, अपनी आवाज नहीं रखोगी, अपनी विचार नहीं रखोगी। ये बात तो हम बच्चों को पढ़ाते थे, लड़कियों को सिखाया जाता था कि जैसे जैसे बड़े होते थे, और छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। तो इस तरीके से उनकी जो परवरिश थी लड़कियों की, वो इस तरीके से होती गई कि उनके अंदर अपने मन, अपने विचार को व्यक्त करने की आजादी नहीं आई, और धीरे वही चीज वो अपनी बेटियों के अंदर आगे बढ़ाती गई पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं मानती हूँ आज समाज में काफी परिवर्तन आया है, आज बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाता है, बल्कि इनफैक्ट माँ बाप अपने बेटियों को अच्छा पढ़ाते हैं, कहीं जो भी उनकी होता है, जितना भी वो कर सकते हैं वो अपनी बेटियों के लिए करते हैं। पर कहीं ना कहीं अभी भी मानसिकता वहीं की वहीं है। हाँ, हमारे बेटा हो जाता है तो दूसरी बेटी होने के लिए कोई ठीक नहीं है, एक बेटा हो जाता, काश, हमें बेटियों से कोई परहेज नहीं है, पर काश एक बेटा हो जाता। ये आज भी हमारे भारत की मानसिकता है कि एक बेटा तो चाहिए कम से कम, ताकि हमारे परिवार का वंश चलता रहे। रही बात
रेप और औरतों के रिलेटेड जितने भी क्राइम हो रहे हैं, औरतों के खिलाफ जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि अभी सर ने कहा है कि 1 साल की बेटी, 1 साल की बच्ची है या बुजुर्ग महिला है, उसके साथ भी रेप के केसेस हो रहे। ये तो सिर्फ एक जो पुरुष प्रधान, जो पुरुष की कुरूप मानसिकता है उसको ही शो करती है, नहीं तो नारी का जो वेश है, नारी की वेशभूषा है, इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पुरुष की कुंठित मानसिकता, जो कि ये नहीं देखती कि ये छोटी बच्ची है, बड़ी बच्ची है, नवयौवना है या फिर बुजुर्ग महिला है। उसके मन का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसकी कुरूपता है, उसकी कुरूप मानसिकता और होने की वजह से वो इस तरीके के क्राइम को अंजाम देता है। बिल्कुल, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं भेद की, बेटे और बेटी में अंतर की या पुरुष मानसिकता की, तो क्या यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल नारी को लेकर नहीं खड़ा होता? क्योंकि एक महिला खुद अपने बच्चे को संस्कार देती है और उसके ऊपर ये कार्यभार होता है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके के संस्कार देती है, वो क्या सिखाती है, वो एक महिला की क्या इमेज अपने बच्चे की नजर में बनाती है। क्या कुछ लगता है योगेंद्र जी आपको? इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा अभी सुना आपने कि घर से कहा जाता है कि नहीं आप लेट नहीं आओगे, आप जल्दी आओगे, ये क्या शॉर्ट्स पहन करके निकल रहे हो घर से, आप ये थोड़े सलीके से रहा करो। बहू को अगर कहीं बहू बन के जा रही हो तो संस्कार वहीं से दिए जाते हैं कि घर में किसी को बोलना नहीं है, अभी पराई हो गई है और वही तुम्हारा पियर है और वही तुम्हारा ससुराल है। तो मुझे लगता है कि जमाना बदल रहा है, समाज में चेंजेस हैं। ये पहले के हालात कुछ रहते होंगे, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी बहुत स्मार्ट है और विकास हुआ है, सारी बातें हैं, लेकिन जिसके साथ एक कड़वा और सियासत जो सामने आ रहा है, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये हमारे विकसित समाज पर एक करारा तमाचा मैं कहूंगा। आज ये देखिए कि मैं पहले भी कह रहा था कि महिलाओं को जब अवसर मिलता था बनाने की पूरी कोशिश करती हैं और उसे साबित भी करती हैं। आज पंचायती राज, लोकल बॉडीज, इसमें रिजर्वेशन है, लेकिन क्या कहा जाता है कि पूरी पंचायती चलती है उनके पति की, उनके परिवार के लोगों की, महिलाएं कर नहीं पाती हैं कि साहब ये पार्षद पति है, ये सरपंच पति है, नाम है प्रधान पति, ये कहा जाता है, बाकायदा इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये सब सरपंच पति हैं, ये प्रधान पति हैं। क्यों स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए इसके लिए कि जिनको जो जिम्मेदारी दी है केवल वही। मैं एक छोटी से एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको, एक मानसिकता की बात बता रहा हूं। प्रतिभा पाटिल जी यहाँ पे गवर्नर थी, 117 ट्रैप केस हुए महिला सरपंचों के। मैं खुद था, उनसे पूछा कि साहब महिलाएं इतनी ट्रैप हो रही हैं, क्या कहना कि क्या बात कर रहे हो। उन्होंने पता करवाया अपने स्तर के लिए, तो ड्रॉप करवाई उस जांच को। ये संभव ही नहीं हो सकता इतनी महिलाएं ऐसे ट्रैप हो सकती। किसी के बाप ने पैसे मांग लिए, किसी के बेटे ने मांग लिया, छोटे छोटे से 1 कट्टा सीमेंट पे ट्रैप, 1 कट्टे सीमेंट पे ट्रैप, तो कभी महिला ऐसे कर सकती है? तो जहां पे हमारी सोच अगर नहीं बदलेगी, और महिलाओं को भी करना चाहिए कि ठीक है मेरे को ये राइट दिया है हमारे संविधान है, तो मुझे इसमें साबित करने के लिए मुझे फ्री छोड़िए। सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप उसी की रहनी चाहिए। जब तक इस मुल्क के अंदर कोई भी पॉलिसी मेकिंग में महिलाओं की वैसी भागीदारी नहीं होगी जिसमें कहा जा सकता है कि आधी आबादी है, मात्र शक्ति है, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आज भी किसी राजनीतिक दल ने ये जहमत नहीं उठाई है कि 30% आरक्षण तो छोड़िए, कोई टिकट देता हो, कोई नहीं देता, होना चाहिए। पर मैं अभी भी देख ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 30% महिलाएं बैठी हो कभी। 30% क्या, आप 10%, 11.4% है साहब। बिल्कुल, अनीता जी कुछ कहना चाह रही थी, मैं सुन पा रही हूँ। की बात है, मैं उनकी बात को सपोर्ट कर रही थी कि हमारे राजनीतिक दलों के अंदर हर दल ये घोषणा करता है कि अब की बार हम 30% रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को, पर जब हमें फाइनल रिजल्ट पता चलता है, जब टिकट की बात आती है, तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होती उनकी भागीदारी, बहुत ही कम है। क्या कारण है कि महिलाएं राजनीति क्षेत्र में आगे नहीं आती है? या तो उनको बढ़ावा नहीं मिलता है या वो आगे जाना नहीं चाहती है। कारण सिर्फ यही है कि लोग उनको प्रमोट नहीं करते। देखिए हमारे देश की ये कितनी विडंबना है कि हमें रिजर्वेशन मांगने की जरूरत पड़ती है, आधी आबादी को रिजर्वेशन मांगने की जरूरत पड़ती है। वो जरूरत ही क्यों पड़ती है कि हम अपना हक मांगे? ये तो ऑलरेडी हमारा हक है। वी आर अनीता जी, हमारे साथ में पॉलिटिकल पार्टी से केवल सील दबाई जी, आप अब की बार कहेंगे तो अब की बार कोई एजेंडा नहीं, अब की बार तो सिर्फ एक ही बात आती है कि मोदी सरकार। तो मुझे लगता है कि वास्तव में ये राजनीतिक दलों को उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। 30% टिकट दें। अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि साहब ये तो रेजुलेशन पास होगा
पार्लियामेंट में आएगा, उसके बाद में 33% आरक्षण आएगा। भाई आपके हाथ किसने रोके हुए हैं? आइडेंटिफाई करिए, जो विनर कैंडिडेट हैं 33% आप तैयार करिए, उनको टिकट तो दीजिए। बिल्कुल, सवाल राजनीतिक है तो शील जी से ही मैं आंसर जानना चाहूंगी और उनका व्यू उस पर जानना चाहूंगी। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि क्रांति को लेकर शील जी ने अभी कुछ देर पहले ही बातचीत की थी। शील जी, क्या कुछ लगता है आपको कि क्रांति से पहले जरूरत है मनोक्रांति की? एक बार फिर से बोले, एक बार फिर से। आपने कहा कि क्रांति की एक आवश्यकता है इस वक्त महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं। प्रीति जी का कहना है कि क्या वास्तव में क्रांति से पहले मानसिक जो विकृति है उससे खिलाफ क्रांति होनी चाहिए या सोच बदलनी चाहिए? पहले एक बार देखिए कि सबसे पहली बात है कि जो हमारी सोच है उसमें बदलाव आना चाहिए। अभी पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, तो अगर पूरे इश्यू को कहें तो इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि आज की नारी हर क्षेत्र में सक्षम है, चाहे बात आर्थिक रूप से आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रही है, बैंकों में है, या आप देखिए हवाई जहाज उड़ा रही है। और जी हम तो खुद भी कह रहे हैं बात, मैं तो कह रहा हूं कि राजनीतिक दल आज तक इच्छा शक्ति जाहिर नहीं कर पाए या आप लोगों की डिमांड नहीं रहती है वहां पे? नहीं, देखिए ये हमेशा से डिमांड रही है, ये महिलाएं हमेशा से ये मांग करती रही है कि एक बार हमें आप अवसर देके तो देखिए कि किस तरह से हम काम चलाते हैं। महिलाओं को ये कह के टिकट नहीं देते कि चुनाव फील्ड ऐसा खतरनाक फील्ड है, वहां पर धन बल चाहिए, बाहुबल चाहिए और बहुत सारे ताम झाम साम दाम दंड भेद चाहिए। तो इस ये कह के उनको टिकट नहीं देते। और अगर महिला हार जाती है तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है कि महिला हार जाती है, और जब पुरुष हार जाता तो उसको कोई नहीं कहता इसकी हार के पीछे क्या कारण रहे, कि हार गया तो हार गया, उसको 2 बार 3 बार 4 बार हारे होकर दे देंगे। अगर एक महिला एक बार हार जाती है तो उसको दोबारा टिकट मिलना मैं नहीं समझती कि इतना आसान है, ये देते ही नहीं है। तो इस सोच में बदलाव करना होगा। महिला सामाजिक रूप से भी सशक्त हो सकती है, आर्थिक रूप से भी हो सकती है, लेकिन जब तक राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होगी, एक बड़े संसद में जाकर अपनी बात नहीं रखेगी, विधानसभाओं में अपनी प्रीति में एक दखल देना चाहूंगा मैं। शील जी एक बात जानना चाहता हूं मैं, ये जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है, वास्तव में इतनी आजादी आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है कि कोई महिलाएं कह सकें ये बात कि नहीं 33% दीजिए साहब, आप हमारे को टिकट क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्यों इससे कम आंक कर चल रहे हो हमारे को कि हम नहीं जीत सकते? क्या महिलाएं जीत नहीं पाती हैं? ये कभी हिम्मत हो पाती है किसी से कि कहने की प्लेटफॉर्म पे? कोई महिला पहले बात कही थी वो यही है कि महिला का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है कि अपनी स्थिति को, अपनी जगह को वो कहां पर बनाना चाहती है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे वापस लौटकर, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नारी में। हम बात कर रहे थे महिला अपराध से जुड़ी मुद्दों पर कि नारी की जो स्थिति है, शास्त्रों में तो देवी स्वरूप माना गया है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है लगातार उसकी जो स्थिति हो रही है और उसके प्रति जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे थे हमारे मेहमानों से और बात चल रही थी राजनीतिक, कि राजनीति में महिलाओं को उतनी जगह क्यों नहीं मिल पा रही। योगेन जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, शील जी हमें बता रही थी। तो शील जी, मेरा आपसे वही सवाल था, जैसे आप भी आपने कहा कि राजनीति में जो पुरुषों का दखल है, वो जो मानसिकता है कि जो महिलाएं हैं वो पिछड़ जाती हैं, वो जीतती नहीं हैं, या इनके साथ तमाम तरीके की प्रॉब्लम है इसलिए हम इनको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो यहां पर महिला का खुद के लिए खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, देखिए कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी की रही हों, हमेशा से दबाव बनाती रही हैं, लेकिन मैं जो कंक्लूजन निकाला मेरा यही है कि जब तक कोई
प्रेशराइज नहीं होगा, जब तक ये कानून नहीं बनेगा कि आपको 33% देना ही है, या राजनीतिक पार्टियों को ये पाबंदी नहीं लगा दी जाएगी कि आपको 30%, 33% देने ही है, तब तक मैं नहीं समझती कि राजनीतिक दल कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य आज सिर्फ ये है कि ये क्रेन प्रक्रेन जीत, और जब तक इनके दिल में से ये बात नहीं निकलेगी कि महिलाएं जीत नहीं सकती, तब तक मुझे लगता है राजनीतिक रूप से सशक्त होना बहुत ही मुश्किल है। और आने वाले समय में जिस तरह से महिलाएं निकल के आ रही हैं, उन्होंने अपनी जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। आप सरपंचों की भी बात कर लीजिए, वो कुछ शुरू में ऐसा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी राजनीति को कैरियर के रूप में लेने लगी है। आज MBA लड़कियां या डॉक्टर लड़कियां कई सरपंच बन रही हैं, कई विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो एक परिवर्तन आया है। जो सोच थी कि राजनीति एक अच्छी चीज नहीं है, राजनीति को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते थे, अब उसमें परिवर्तन आया है। और अच्छे घर की महिलाएं अपनी योग्यता के साथ मैदान में उतरी हैं। और आप चाहे निकायों की बात कर लीजिए, पंचायतों में देख लीजिए, महिलाओं ने काम करके दिखाया है। जैसे अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की बात हो रही थी, और राज्यों की जो मुख्यमंत्री है वो भी बहुत स्ट्रगल करके पहुंची है, एक आइकॉन भी है। आज महिलाएं सोचती हैं कि जब पुरुष इस तरह से आगे आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते। जब हम हो सकता है हम शारीरिक रूप से पुरुषों की बराबरी नहीं कर सके, लेकिन मानसिक रूप से हम इतने ही स्ट्रांग हैं, आर्थिक रूप से भी अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं। तो हम ये राजनीति फील्ड से दूर क्यों हैं? हमें ये हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, कुछ देर पहले शील जी ने ही ये बात कही थी कि जो महिलाओं का दखल है वो उद्योगों से लेकर तमाम इंडस्ट्रीज में ही है। और अब बात हो रही है राजनीति की, जहां पर पैर तो महिलाएं पसार ही रही हैं, लेकिन उतनी जगह नहीं मिल पा रही। कुछ देर पहले शील जी ने ये बात भी कही थी कि बड़े लेवल पर हैं, हर स्तर पर जो महिलाएं जाकर बैठी हैं। लेकिन मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि बड़े शहरों में या उद्योगों में तो हम महिलाओं का दखल देखते ही हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जाया जाए, पिछड़े इलाकों में जाया जाए या गांवों में जाया जाए, वहां पर महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है। और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक पार्टी वहां जमीनी स्तर पर जाकर काम नहीं कर पाया है। शील जी, आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं जानना चाहूंगी सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी के पास। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। शहरों में जितनी चेतना है कंपैरेटिवली गांव में कम है, क्योंकि गांव में हालांकि शिक्षा के बहुत प्रयास हो रहे हैं, उनको शिक्षित करने का प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उतने प्रयास नहीं हो पाए कि महिलाओं में ये संबल पैदा कर सके। आज भी गांवों में पंच सरपंच के चुनाव हैं तो उनमें ज्यादातर दखल उनके परिवारजनों का है। और जब तक ये मैं सोचती हूँ कि कानून ही बन जाना चाहिए कि महिलाओं के जो चाहे पंच है सरपंच में उनके परिवार दखल नहीं करेगा। अगर कोई मीटिंग हो रही है, कलेक्टर के साथ मीटिंग हो रही है या पंचायत समिति में मीटिंग हो रही है, तो उनके परिवार के किसी भी लोग को वहां पर एंट्री नहीं की जानी चाहिए। और जो भी डिसीजन है उसको स्वयं ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक दो बार थोड़े झिझक हो, कमी हो, लेकिन प्रैक्टिस से ये सब कॉन्फिडेंस जरूर निश्चित तौर पर आएगा। और जो हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, और हमारा स्वराज जो शुरू होगा और जो लोकतांत्रिक जो परंपरा और जो प्रक्रिया जो अगर सही, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है महिलाओं के प्रति नजरिए में और उनकी जगह बनाने के लिए। अब मैं सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि निशा जी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अभी कुछ देर पहले ही मैं बात कर रही थी कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं का जो स्तर है, उनकी जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब बिल्कुल मेल नहीं खाती दोनों चीजें। आप क्या कुछ आपको लगता है कि कौन सी वो खाई है जिसे पाटने की जरूरत है, कहां वो खामी है जिसे अगर भरा जाए तो काफी हद तक महिलाओं की स्थिति में या जो उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं उसमें हम विजय पा सकते हैं? प्रीति जी, पहली बात तो यह है कि मेरी साथी यहाँ डिबेट में है शीलदा बाई जी, वो जिस दल से आते हैं उनके पिछले कार्यकाल में 23,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया।
तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था जहां पे हमारी बहन बेटियां शिक्षा से वंचित होती हैं। सिर्फ साइकिल बांटना या स्कूटी देना ही काफी नहीं होता है, लेकिन शिक्षा कहाँ पे उनको मिले, उनके घर से कौन सी जगह नजदीक है। शील जी और योगेंद्र जी ने पहले भी इशारा किया था, दोनों ने किया था, इनकी बात से मैं बात पकड़ रही हूँ कि माँ बाप सुरक्षा चाहते हैं बेटियों की, बेटियां सुरक्षित घर लौटें। तो अगर शिक्षा उनको दूर जाके मिलेगी तो वो कैसे वहां तक पहुंच पाएंगी। दूसरी बात, शिक्षा से शुरू होती है, रोजगार से शुरू होती है। हमारी ग्रामीण बहनों का आधा से ज्यादा समय तो खेत खलिहानों में बीत जाता है, और जहां तक बोलने की बात है तो वो शहरी महिलाओं से ज्यादा वोकल है, ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बात को रखती हैं। मैं इस बात में बिल्कुल क्लियर हूं, और अपने साथ हिंसा और ज्यादती होती है तो वो उसका मुकाबला भी करती हैं, बोलती भी हैं और सामने भी आती हैं। और वही दूसरी तरफ हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो लोक लाज, समाज का डर, भय और बहुत सारा ऊंच नीच देखा जाता है, और इसलिए शहरी क्षेत्रों में बहुत सारी हिंसा के मामले बहुत बार निकल के नहीं आ पाते हैं। ये फर्क स्पष्ट तौर पे मैं देख पा रही हूँ। फिर ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को या बेटियों को अगर अवसर मिला है तो उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर हाथ आजमाया है, और शिक्षा के अंदर भी मेरे मीडिया के साथी योगेंद्र जी आपके यहाँ के साथी बैठे हुए हैं, ये बहुत बेहतर बता सकते हैं कि हमारी बेटियां मेरिट में गई हैं, वो स्कूल में गई हो चाहे कॉलेज तक पहुंची हो, और उन्होंने खेल कूद के क्षेत्र में गई हो, तो हर जगह पे उन्होंने अपना उस चुनौती को स्वीकार किया है और सफलता हासिल की है। बशर्ते उनको वो मौके तो दिए जाए ना, वो मौके तो मिले। और राजनीति का बार बार उदाहरण आ रहा है, तो मैं ये बात तो कहना चाहती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और मैंने संविधान ने उनको महिला आरक्षण 1/3 लोकसभा और विधानसभा में मिले, इसके लिए पत्र लिखा। विधि मंत्रालय से जो जवाब आया उनके यहाँ से मार्क होके गया, तो उसमें लिखा हुआ था कि आम सहमति के प्रयास किए जा रहे हैं, आम सहमति बनने के बाद इस विधेयक को पास किया जाएगा। मैंने गीता मुखर्जी मेंबर पार्लियामेंट का जिक्र किया था कि उनके नेतृत्व में जो स्टीयरिंग कमेटी बनी थी उस विधेयक को पारित किया जाए। तो भाई अब तो आम सहमति की जरूरत ही नहीं है, बहुमत है, पूर्ण बहुमत है देश के अंदर, तो अब तो किसी की प्रतीक्षा की जरूरत ही नहीं थी। अब तो पार्लियामेंट के अंदर हमारी बहनों की भागीदारी होनी ही चाहिए, विधानसभाओं के अंदर होनी ही चाहिए। 33% ही क्यों, हम तो 50% का दावा करते हैं। हमारी बहनें जब आधी आबादी कहते हैं, आधी जमीन आधा आसमां की बात करते हैं और अपनी उड़ान को और तेज करने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे तो हमारी बहनों को वो भागीदारी, वो हक तो उनका मिलना ही चाहिए। बेशक अवसर मिलेंगे तो वो फिर अपनी योग्यता को साबित करेंगी। बिल्कुल आंसरेबल। तो बिल्कुल योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निशा सिद्धू जी ने जो बात कही, देखिए गांव में आज भी ये सोच है, चाहे कहीं का भी कोई गांव हो, ये देखता है कि हमारी बच्ची 2 किलोमीटर से ज्यादा भी पढ़ने के लिए ना जाए, वास्तव में ड्रॉप करा देते हैं। आदिवासी बेल्ट हो चाहे पढ़े लिखे लोग हों, कि गांव में स्कूल है तो पढ़ाएंगे, वो 12th तक कराएंगे, फिर कॉलेज भी भेज देंगे। उनको लगता है कि शहर में ज्यादा ठीक है, चलिए वहां और बच्चों के साथ रहेगी, पढ़ाई करेगी। लेकिन गांव में बड़ी स्थिति अजीब है बीबी, ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो एक बड़ी वजह है कि ड्रॉप आउट होता है। एजुकेशन होती है तो आदमी समझता है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो मुझे इसका अंजाम क्या होगा। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा, 1984 के बाद अब कोई गवर्नमेंट ऐसी मजबूत बनी है 2014 में, और अब तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस का जो एक वक्त था जिसमें राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी क्लियर मेजोरिटी थी, आज मुझे लगता है कि महिला आरक्षण पे शीलदाबाई जी की पार्टी की सरकार है। वास्तव में कोशिश करनी चाहिए कि ये जरूरत, आज के समय की आवश्यकता है कि महिलाओं को वो दर्जा मिलना चाहिए ताकि अपनी भूमिका खुद साबित कर सके। मेरा एक छोटा सा सवाल आपके माध्यम से अनीता जी से होगा। अनीता जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि समाज में ये विकृति, एक तरफ हम नवरात्रि हो चाहे दूसरे उत्सव हो, महिला की पूजा करते हैं, बच्चों की पूजा करते हैं, लोग उनके चरण धोते हैं, और ये कहा जाता है कि ये जो पूरा नवरात्रि से लेके दीपावली तक ये तो महिलाओं का विशेष वो रहता है और इसमें बड़ा रेस्पेक्ट देते हैं। रेस्पेक्ट तो हमेशा ही रहती है। ये हमारी सोच क्यों वो ऐसी है कि एक गली के अंदर एक बार महिला की, बच्चों की पूजा की जा रही है, दूसरी गली में एक ऐसे दरिंदा रह रहे थे। ये सोच कहाँ हमारी ऐसी हो रही है कि इसकी वजह कभी कोई रिसर्च रिपोर्ट आ रही हो कि ऐसा क्यों? एक तरफ हम पांव छूते हैं, उनको धोते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी गंदी नजरें हम गड़ा के रखते हैं।
देखिए, ये तो जैसा कि अभी आपने बात कहा कि एक तरफ तो ये सोच है इंसान की कि वो नारियों को पूजता है, उनके मन में उनको देवी के स्थान पे बिठाता है, छोटी छोटी बच्चियों को देवी बना के उनको खाना खिलाते हैं, उनके पांव पूजते हैं। वहीं दूसरे घर के अंदर देखे तो एक दरिंदा छुपा हुआ बैठा है जो कि जब समय मिलता है, जब मौका मिलता है, जब उसको किसी भी बच्ची को, किसी भी लड़की को, 1 साल की बच्ची को भी अपनी हवस का शिकार बनाता है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण है कि आज अपराधियों के मन के अंदर वो डर खत्म हो गया है कि अगर हम कुछ अपराध करेंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा। समाज का डर उसके मन से खत्म हो गया है, क्योंकि समाज भी उन लोगों को वापस एक्सेप्ट कर लेता है। अपने ही सामने काफी सारे केसेस ऐसे हैं कि जो अपराधी अपराध करते हैं वापस उस घर में रहने वाले होते हैं, आसपास के लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई लोग उनके परिवार के लोग होते हैं जिनको वो लोग पुलिस में नहीं देते, उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करते कि ये तो घर का कमाने वाला है, इसके खिलाफ क्या कंप्लेन करें। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनके अंदर दबा दिया जाता है, उस क्राइम के बारे में बताया नहीं जाता है, तो ये तो शह मिल जाती है। बहुत सारे केसेस, जैसे अभी उस छोटी बच्ची को मारा गया था, उसके अंदर 2 आदमी जो इन्वॉल्व थे, अगर आप पता करेंगे तो उस 2 आदमियों में से दोनों के खिलाफ पहले क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। दोनों ही चाइल्ड क्रिमिनल केसेस के अंदर उनके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, पर फिर भी वो बाहर घूम रहे थे और आजाद घूम रहे थे, उसी सोसाइटी में रहते थे, तब उन्होंने ये नेक्स्ट क्राइम करा। एक और जो केस आया था जिसके अंदर उस काफी सारे बच्ची को अगवा करके किडनैप किया गया था और जिसमें अपने आप को वो बीमार या कीटाणु बोलता था, उसके अंदर भी ऐसा ही था कि उसने उससे पहले 40 या कितने सारे ऐसे क्राइम किए गए थे जो भी पुलिस को पकड़ नहीं पाई है। पकड़ा है तो उसको खुला छोड़ दिया गया था, जिसके मन में उसके अंदर बार बार ये डर खत्म हो गया। और ये जो जब हम पुलिस छोड़ देती है या सजा नहीं मिल पाती है, जब ऐसे एग्जाम्पल समाज में जाते हैं तो जो दूसरे जो लोग होते हैं वो उनको देखते हैं, उनके मन में भी तो डर खत्म हो जाता है। जब पुलिस ने इसको ही छोड़ दिया, जब इसको ही सजा नहीं मिली, तो हमारे को कैसे सजा मिलेगी। सबसे बड़ा बैड एग्जाम्पल, अगर जैसे आपने निर्भया केस के बारे में कहा था, मैंने पहले भी इस केस के बारे में बात की थी, उसका एक बहुत बड़ा बैड एग्जाम्पल जो सरकार ने सेट किया गया था, वो ये सेट किया था कि जो वो व्यक्ति था जो मेन इसके अंदर जिम्मेदार था, जिसने उस बच्ची पे काफी सारे जुल्म किए थे, उसको सरकार ने खुला छोड़ दिया। क्या देके? एक सिलाई मशीन देके, 10,000 रुपए देके, और उसकी तो क्या आइडेंटिटी छुपा दी कि ये हम है ना एक उसको बचा रहे हैं। क्यों? मतलब आपने कहा कि हम सब लोगों ने उस केस के अंदर कैंडल जलाई। मेरे ख्याल से तो उस केस के बाद मैंने कैंडल जलाना बंद कर दिया, कि सरकार ने ही जब उस केस के बारे में कुछ नहीं करा, एक ऐसा बुरा एग्जाम्पल सेट किया कि जिसके अंदर जो क्रिमिनल था, जो खुद मान रहा था, उसको ऐसे खुला छोड़ दिया गया कि आप समाज में जाओ। आपको पता है अगर वो आदमी आपके घर के पास में आके रहता है तो आप पहचान पाओगे उसको? कोई नहीं पहचान पाएगा। कितना बैड एग्जाम्पल था। और वही चीजें जो और लोग होते हैं, जो कॉमन मैन होते हैं, उनके दिमाग में फिट होती है कि हम सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परिवार। बिल्कुल निशा जी, योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी हम बात सुन लेते हैं। प्रीति, एक मैं पुलिस रिपोर्ट का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। एक पुलिस जर्नल में कहीं मैंने कोई रिसर्च रिपोर्ट देखी थी, किसी को भी जेल की सलाखों के पीछे भेज करके आप ये तो तय मानिए कि अच्छा इंसान नहीं बना सकते। ये निशा जी के पास में बहुत सारे केसेस आते हैं। जिस व्यक्ति में कानून का डर या किसी की नजर की शर्म है, वो जेल के जाने से पहले शुरू हो जाती है। जेल में जाने के बाद में तो उसका भय, कीटाणु के साथ में क्या हुआ जिसका जिक्र अभी अनीता जी ने किया, वो जेल का भय खत्म, उससे पुलिस से कोई डर ही नहीं है, उसको बिल्कुल डर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो बात है, हमें या तो फास्ट उस केस का डिस्पोजल करना होगा। और वास्तव में जब कानून आपका ये कह रहा है कि माइनर रेप केसेस में हैंग टू डेथ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऐसे कई सारे मामले जो महिला अपराध से जुड़े होते हैं, छोटी बच्चियों से जुड़े होते हैं, ऐसे कई सारे महिला अपराध से जुड़े मामले जिनका केस तो चल रहा होता है लेकिन नतीजे सामने नहीं आते। जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती तब तक वो डर कायम नहीं होता, और जब डर कायम नहीं होता तो लगातार इस तरीके के जो अपराध हैं वो बढ़ते जाते हैं। का डर नहीं है कि ये वीडियो देख के कोई भी हमारे ऊपर पकड़ लेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपराधी के मन का जो भय है कि हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल हो जाएगी, हम समाज से हमें काट दिया जाएगा, समाज से हमें बहिष्कृत कर दिया जाएगा, वो डर खत्म हो गया है। इसीलिए धीरे धीरे लोगों के अंदर अपराध की भावना बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, वाकई में एक बहुत ही बड़ा मतलब सामाजिक कार्यकर्ता केरला की घटना है। एक जिला के अंदर महंत जी ने एक लड़की से रेप किया, उस लड़की ने उसका लिंग काट दिया,
जिसपे वहां के चीफ मिनिस्टर और महिला आयोग ने उसको बधाई दी। तो क्या हमारी बहन बेटियों को इस स्थिति से निपटना पड़ेगा? तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा। दूसरा एग्जाम्पल, मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बालिका आई, जीआरपी थाना के अंदर वो बैठी हुई थी, वहां से फोन आया क्या पाइए, मैं चली गई, देखा वो अपने चाचा के साथ एक कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए कोटा में गई थी। चाचा ने जाके वहां रात को रुके, चाचा ने उसको पोर्न वीडियो देखने के लिए मजबूर किया। क्या परिवार के व्यक्ति पे हम भरोसा कर सकते हैं? तो वो बालिका कह रही थी कि चाचा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा कि मैं शिकायत करूंगी। वहां मैं बोल नहीं सकती थी, मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस लड़की के ऊपर इतना प्रेशर थे सारे परिवार के कि तेरी माँ विधवा है, कैसे मुकाबला करेगी, उसको उसी घर में रहना है, तो तू शिकायत मत कर, तू अपनी शिकायत वापस ले। तो ये घर के जो लोग हैं, 80% से ज्यादा मामले हमारे अपने परिचित जो हैं, हमारे अपने रिश्तेदार जानकर लोग हैं, वो करते हैं। तो सोच में बदलाव एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कह रही है। बिल्कुल। प्रीति, आप जिस एनसीआरबी का जिक्र कर रही हैं, आप इसकी रिपोर्ट को आप देखिएगा, सरप्राइज करेंगे कि 11 साल से 17 साल तक की बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा रेप केस, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं। और बड़ी एक जो कड़वा सच है वो ये कि 70% लोग उसमें कोई ना कोई परिचित होता है, जो केसेज होते हैं उनमें। ये एनसीआरबी के आपको इसमें जितने पुलिस जनरल्स हैं जिनमें आपको रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें देखने को मिल जाएगी कि हम बाहर पे नहीं 30% लोग हैं, उससे भी कम होंगे। ज्यादातर आंकड़ा तो 70 से 75% कोई ना कोई परिचित, दूर का रिश्तेदार, गली का आदमी जिसको विक्टिम पहचानती है। ये तो हमारी पोजीशन है। अनीता, आपसे मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि अभी निशा जी ने जो बात कही वहां से ये सवाल निकल कर आया है कि जब भी आवाज उठाई जाती है इस तरीके के अपराधों के खिलाफ, अपने ही लोग होते हैं जो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, या फिर समाज होता है जो ये कहता है कि तुम अपनी आवाज दबा लो। तो जो बुलंद आवाज है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो चुप्पी छुपी होती है, उसे सुनने की और समझने की जरूरत है। इसके पीछे क्या कुछ मानसिकता काम करती है? हमने समाज ने ज्यादातर औरतों को दबाया है, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी एक इसी का एक रूप है कि जिसके अंदर औरतों को मारा पीटा जाता है। अगर वो कुछ बोलती है तो पति द्वारा उसकी पिटाई की जाती है। शराब, नशा करके भी इंसान अपनी वाइफ को मारता है। इन सब कारणों के अंदर औरतों के अंदर अपनी आवाज, जो अपनी उनके मन की इच्छाएं हैं बोलने की, वो सब आजादी खत्म हो गई। इनफैक्ट उनका तो अपब्रिंगिंग ही ऐसा होता है कि उनको कुछ बोलने की इजाजत ही नहीं है। वो ये सोच ही नहीं सकती है कि मुझे अपनी चीज कुछ कहनी है, अपने परिवार के सामने कुछ कहना है। उसके अंदर सिर्फ यही चीज रहती है कि जो मेरे हस्बैंड ने कहा है मुझे वो मानना है, जो मेरे पति ने कहा है मुझे वो मानना है, बेटे ने कहा है मुझे वो मानना है। इसके अंदर अगर वो देखती है कि अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो चाहते हुए भी नहीं बोल पाती है। जैसा कि ये पर्टिकुलर केस के अंदर हुआ कि पास वालों ने उसको समझाया कि देख तेरी माँ विधवा है, वो कमाएगी क्या और कहां से खाना खिलाएगी तुम लोगों को, तुम्हारा जो चाचा है वही तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है। तो इस तरीके की बातें उसके दिमाग में डाल जाती है तो वो चाहते हुए भी नहीं बोल पाती। तो इसके पीछे अगर वो महिला खुद सशक्त होती, फाइनेंशियल रूप से अपना खुद का भरण पोषण करने वाली होती, तो कहीं ना कहीं 1% 2% चांसेस था कि वो उस चाचा के खिलाफ केस कर सकती थी। तो ये जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं वो एक एम्पावरमेंट नहीं होता है। फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट बहुत सारे डायमेंशंस के अंदर होता है। हमें उनको मानसिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा, फाइनेंशियल रूप से सशक्त करना पड़ेगा, सामाजिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा। तब कहीं जाके जो हमारी स्थिति है, जो हम बोल रहे हैं ना कि आधी आबादी की आजादी, वो तब कहीं जाके वो जो सपना है हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अलग अलग एक अगर कोई भी डायमेंशन अगर हो सकता है उसको राजनीतिक हेल्प मिलती, पर कहीं ना कहीं उस महिला का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि मैं खाऊंगी क्या, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगी, वहीं पर आकर जो उसकी आवाज थी वो दब गई है और उसने उस चीज से हार मान ली। तो बहुत सारे डायमेंशंस में हमें वर्क करना पड़ेगा, तब हम कहीं जाके इस चीज से लड़ पाएंगे और जो हम बात करते हैं उसको। शील जी से मेरा यही सवाल है कि यहाँ पर एक राजनीतिक भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम कर रहे हैं वो हर लेवल पर करें और धीरे धीरे सभी डायमेंशन पर ध्यान रखकर उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिलाए कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो खुलकर आवाज उठा सकती हैं। देखिए, इस सब के पीछे
जो बाकी के कारण तो जिन पर चर्चा हुई है, एक कारण जो मोबाइल भी है। जिस तरह से मोबाइल पर सोशल साइट पर जो सामग्री बहुत इजीली उपलब्ध हो रही है, उससे जो छोटे अपरिपक्व मानसिक के जो बालक है उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज आप देखिए 3 साल का बच्चा भी उसको चला के देख रहा है, 3 साल का बच्चा भी यही देख रहा है और हम रोक नहीं पा रहे। और स्थिति ऐसी पैदा करते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं तो बच्चे को कहते हैं कि तू मोबाइल देख ले, अपना ये कर ले। इस पर भी, इन साइट्स पर भी रोक लगानी चाहिए सरकार को। इंटरनेट पर भी बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। जिस तरह से ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, सोशल साइट पे वीडियो डाल के ये करते हैं, इन सब पर अगर रोक लगेगी तो मैं सोचती हूँ अगर आंशिक मात्र भी इसका प्रभाव पड़ता है तो ये भी बहुत मायने रखता है। और निश्चित तौर पर राजनीतिक जो भी है, राजनीतिक रूप से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाने होंगे। और जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, इन सब के पीछे राजनीतिज्ञ तो खुद विधानसभा में बैठ के पॉर्न फिल्में देखते हैं। बिल्कुल यही ना, बिल्कुल इन पर बैन ही हो जाना चाहिए, मैं समझती हूँ। और जिस तरह से देखिए, एक बात और मैं आपको मेंशन करूंगी, ठीक बात है, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात थी, एक छोटा सा ही आप स्टेप समझ लीजिए। गांवों में जिस तरह से महिलाएं शौच के लिए जाती थी, बहुत असुरक्षित होती थी, बहुत दुर्घटनाएं हो रही थी, उसमें जो खुले से शौच मुक्त किया है, जो शौचालय बनाए, एक वो भी अगर छोटा भी कहें तो एक बहुत ही सार्थक प्रयास है। अगर छोटे छोटे प्रयास करेंगे, अगर ये छोटे प्रयास मिलकर, लेकिन अभी तक ये चीजें कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि शौचालय, शौच मुक्त भारत जरूर बनाया गया है, शौचालय जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन आज भी जब हम खबरें पढ़ने बैठते हैं तो आए दिन इस तरह की खबरें भी सुनने को मिलती हैं। जब खुले में शौच करने के लिए महिलाएं सुबह जाती हैं तो इस तरीके की वारदातें उनके साथ होती है कि कोई ना कोई पीछे आता है या उसके साथ किसी तरह की आपराधिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी उतनी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है, राजनीतिक तौर पर एक बड़ी खामी है। जी नहीं, देखिए मैंने कहा ना, बहुत छोटा सा प्रयास, मैंने भी कहा कि जितना सक्सेस होना चाहिए था, पानी की कमी भी हो सकती है, लेकिन एक प्रयास है। अगर एक कदम हम सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम सब मिलकर प्रयास करें। और बात मैंने स्टार्ट में कही थी कि ये शुरुआत घर से ही होगी, और महिलाएं घर की मुखिया होती है, घर महिलाएं से पूरा परिवार चलता है, जो संस्कार देती है उन संस्कारों से समाज चलता है। तो ये सारी जिम्मेदारी महिलाएं समझेंगी और उतने ही भागीदारी पुरुष भी समझेंगे और अपनी मानसिकता को भी बदलेंगे कि उनके घर में भी माँ, बहन, बेटी है। अगर हम उनकी इज्जत करते हैं तो समाज की माँ, बहन, बेटियां उनका भी उतना ही सम्मान देंगे। जिस दिन हमारी जो एक संस्कृति, हिंदुस्तान की एक विरासत है, जिसने देश को रास्ता, विश्व को रास्ता बताया है, उस पर हम चलने का प्रयास करेंगे तो मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा सार्थक कदम हो सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो कारण है वो तो कई सामने आ रहे हैं कि लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं और नारी का जो स्थान है वो इस तरीके से नीचे कैसे आता जा रहा है। कारण तो कई है, लेकिन अगर समाधान की बात करें तो कुछ रीजन जरूर सामने आते हैं कि हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल नारी में इतना ही। लगातार खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।